गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इस पेपर की ये है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियर मटीरियल। उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। लास्ट वीडियो की अगर बात की जाती है तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें हमने सेल थ्योरी के बारे में बात की थी। सेल थ्योरी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिकॉज जब भी आप डायग्राम की अगर बात करते हैं तो डायग्राम के अंदर सबसे बाहर की तरफ एक लेयर आपको देखने को मिलती है। तो लेयर क्या होती है? ये इसी लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाती है तो सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको भी हम हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है, ये है बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी जीवित जीवों में पाई जाती है, इसलिए इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? बायो मेम्ब्रेन के नाम से। साथ ही ये कैसी होती है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है ये सभी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और कैसी होती है? ये थिन मतलब पतली होती है। इसके बाद में ये कैसी लेयर होती है? लिविंग लेयर होती है। इसका मतलब एक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली एक ऐसी परत होती है जो कि कैसी होती है? लिविंग परत होती है, मतलब जीवित परत होती है। यानी कि इसमें और अतिरिक्त कोई भी मृत पदार्थ नहीं देखने को मिलता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? एक लिविंग लेयर होती है। इसके बाद हम बात करें ये कैसी होती है? डेलिकेट और इलास्टिक। इसको आप हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ। इसके नाम से इसको जाना जाता है प्रत्यास्थ। मतलब ये कैसी होती है? लचीली होती है। डेलिकेट को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? लचीली। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये क्या होती है? लचीली। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की ये कुछ खास बातें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस प्रकार की होती है? क्वासी फ्लूइड नेचर की। इसको हिंदी में हम कहते हैं अर्धठोस। किसके नाम से इसको जाना जाता है? अर्धठोस के नाम से इसको जाना जाता है। आपने देखा होगा जेल जो हम जनरली बालों के अंदर लगाते हैं, तो बालों के अंदर जो जेल लगाई जाती है वो भी बिल्कुल आधी कठोर होती है, आधी लिक्विड होती है, मतलब बिल्कुल मिक्स के टाइप की होती है, बीच के टाइप की। तो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो भी ऐसा ही होता है, मतलब क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्लियर बात यहाँ पे? और साथ ही ये कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है यहाँ पे कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी चीज़ को एंट्री ऐसे ही नहीं दे देती है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये एक मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन की कोई भी चीज़ अगर आप आर पार अगर भेजना चाहोगे तो ऐसे नहीं। इसको आर पार भेजने के लिए इसके अंदर चेक पॉइंट होते हैं जो भी इसको बार बार में चेक करेंगे, देन चेक करने के बाद में इसको बाहर भेजते हैं। और इस प्रकार के नेचर को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल, या इसी का दूसरा नाम होता है सेमी परमिएबल। सेमी इसको इसलिए बोला जाता है कि पूरी की पूरी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। बीच बीच का कोई पोर्शन जो है वो हो सकता है वो छूट जाता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया सेमी परमिएबल। क्लियर बात यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाती है कि कंपोजिशन की अगर बात करें कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। लिपिड की अगर बात की जाती है तो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर 40% क्या हमें देखने को मिलता है? हमें लिपिड देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपोजिशन, संगठन। सेलेक्टिव परमिएबल की अगर बात की जाती है तो इसको हिंदी में कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य। कंपोजिशन की अगर बात की जाती है तो इसको हिंदी में कहा जाता है संगठन। तो कंपोजिशन की अगर बात की जाती है तो कंपोजिशन में लिपिड इसमें होता है 40%, प्रोटीन कितना होता है? 58.59%, और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 1.2%। ये कंपोजिशन आपको एज इट इज याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन आरबीसी की, मतलब हमारी अगर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ह्यूमन आरबीसी की अगर बात की जाती है तो ह्यूमन आरबीसी में लिपिड और प्रोटीन की अगर बात की जाती है
प्रोटीन उसमें होता है 52% और लिपिड उसमें होता है 48%। ये नोट लगा के आप साइड पे लिख सकते हैं कि ह्यूमन आरबीसी के अंदर लिपिड कितना होता है 48%, जबकि प्रोटीन कितना होता है 52%। इसका मतलब ह्यूमन आरबीसी में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? तो लिपिड 3 प्रकार के होते हैं इसमें, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की अगर बात की जाती है तो फॉस्फोलिपिड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप उपस्थित होता है और ग्लाइकोलिपिड की अगर बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज। एंड कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाती है तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो इस तरीके से कोशिका झिल्ली के बारे में अगर आपसे कोई कुछ बातें अगर जानना चाहता है कि कोशिका झिल्ली के बारे में आप एक नोट लिखिए या कोशिका झिल्ली के बारे में आप विस्तार से बताइए, तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं कोशिका झिल्ली के बारे में बता सकते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली को समझाने के लिए 4 प्रकार के जो डिफरेंट मॉडल हैं वो दिए गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इन्हें। तो पहला मॉडल यहाँ पे हमारे पास आता है लिपोइडियल मॉडल। लिपोइडियल मॉडल की अगर बात की जाती है तो ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है यहाँ पे ओवरटन। ओवरटन साइंटिस्ट ने यह मॉडल दिया है। किसने दिया है? ओवरटन। लिपोइडियल मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया है? ओवरटन मॉडल, वो ओवरटन साइंटिस्ट ने। इसमें क्या बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में सैंडविच मॉडल की अगर बात की जाती है तो सैंडविच मॉडल दिया है डेनियली एवं डेवसन ने। डेनियली और डेवसन की अगर बात की जाती है तो डेनियली और डेवसन ने सैंडविच मॉडल दिया है और क्या बताया है कि जो कोशिका झिल्ली की संरचना होती है वो एक सैंडविच के जैसी होती है। इसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से। इसके बाद में नेक्स्ट मॉडल जो है वो हमारा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया है? तो ये मॉडल दिया है रॉबर्टसन ने। ये मॉडल दिया है रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया है? तो ये दिया है हमारे पास सिंगर व निकोलसन ने। सिंगर व निकोलसन ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 प्रकार के मॉडल दिए हैं और 4 प्रकार के मॉडल से हमें कोशिका झिल्ली की संरचना समझाने की कोशिश की गई है। दूसरी बात कि इन 4 प्रकार के मॉडल में से सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे क्या कि लिपोइडियल मॉडल तो केवल इतना सा है कि इसके अनुसार जो कोशिका झिल्ली है वो किससे मिलकर बनी है? लिपिड से, जो कि गलत है, क्योंकि जस्ट अभी हमने कॉम्पोजिशन की अगर बात की थी कि उसमें लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इस मॉडल को हम क्या कह सकते हैं कि ये रिजेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट मॉडल जो है सैंडविच मॉडल, इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आगे है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है यहाँ पे सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल को ही एक और नया नाम दिया जाता है, वो है ट्राइलेमियर मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ट्राइलेमिनार मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ट्राइलेमिनार या यूं कहेंगे त्रिस्तरीय मॉडल भी इसे कहते हैं।
इस मॉडल की अगर बात की जाती है तो इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली की मोटाई होती है, कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? कोशिका झिल्ली की मोटाई इसके अनुसार होती है 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। यानी कि इसके अनुसार कोशिका झिल्ली का जो डायमीटर होता है, मतलब जो मोटाई होती है, वो कितनी होती है? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। और इसने एक और बताया कि इसके अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है वो PLLE के रूप में व्यवस्थित होती है। मतलब इसे अभी एक डायग्राम से हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको, कि इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरीके की होती है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना ये बिल्कुल लिपिड जो है वो बिल्कुल पास पास में मिलेगा, या फिर प्रोटीन जो भी, इसको आप बिल्कुल पास पास में बनाइए। एज इट इज जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा कैसा आपको बनाना है। इसके बाद में इसके अंदर एक दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये जो संरचना है ये अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल कोशिका झिल्ली की बताई गई है। अब ये कितनी सही है या कितनी गलत, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि ये जो सबसे बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, ये जो है वो है प्रोटीन। बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है प्रोटीन, और अंदर की तरफ जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही लेयर वो है लिपिड, लिपिड बाइलेयर। इसके बाद में इसमें ये जो छोटी सी संरचना आपको गैप की जैसी जो संरचना दिख रही है, ये क्या है इसके अंदर? पोर, छिद्र। इसके बाद इस प्रोटीन वाली जो लेयर है इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? इसमें 20 से 25 एंगस्ट्रॉम, और इसको बताया है 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। इसने ये बताया कि ये जो दोनों प्रोटीन हैं, ये दोनों प्रोटीन आपस में किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं? तो ये एक वीक बॉन्ड है जिसका नाम है यहाँ पे वैन डर वाल, जिसका नाम है यहाँ पे वैन डर वाल बंध। ये इस बंध की सहायता से जुड़े हुए बताए गए हैं। साथ ही इन्होंने क्या बताया कि जो लिपिड है वो प्रोटीन से किस बंध की सहायता से जुड़ा हुआ है? तो ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है आयनिक बंध व हाइड्रोजन बंध की सहायता से। क्या बताया इन्होंने? कि यहाँ पे कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध या आयनिक बंध। क्लियर बात यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स, सैंडविच मॉडल ने तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और हमें दिख भी रहा होगा कि हाँ ये तो सही है। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसने क्या बताया कि प्रोटीन जो है वो आपस में एक बंध की सहायता से अटैच है, जो कि वैन डर वाल बंध है। तो जो हमने जस्ट पहले एक पॉइंट बोला था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? अर्ध तरल प्रकार की होती है, अर्ध तरल ठोस होती है। तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कोशिका झिल्ली बिल्कुल टाइट है, ये तो यानी कि इसको तो हम बिल्कुल
पुश भी नहीं कर सकते, ना इसको हम खींच सकते। इसका मतलब इसने जो कोशिका झिल्ली का जो नेचर है, कौन सा, क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर, वो तो इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो वो गलत है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो कोशिका झिल्ली कैसे दिखाई दे रही है हमें, बिल्कुल ठोस, बिल्कुल एक सिंगल लेयर, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये जो सैंडविच मॉडल है ये एक्सप्लेन तो कर पाया क्या, मोटाई और ये लेयर, कि हाँ इसमें दो लेयर प्रोटीन की होती है, दो लेयर लिपिड की होती है। प्रोटीन के नीचे लिपिड मिलता है, देन उसके बाद में प्रोटीन मिलता है। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोशिका झिल्ली जो है वो अर्ध तरल ठोस होती है। मतलब ये क्वासी फ्लूइड नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और यही इसका ड्रॉबैक रहा, मतलब इसकी कमी। तो इस वजह से सैंडविच मॉडल को भी क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया। आप इसे नोट करें एक बार। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की अगर बात की जाती है, जो कि हमें रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसने क्या बताया कि सभी कोशिका झिल्ली जो है वो कैसी होती है, संरचना व कार्य में समान होती हैं। इसका मतलब संरचना की अगर बात की जाती है तो इसने क्या बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से। और कार्य की अगर बात की जाती है तो इसने क्या बताया कि कोशिका झिल्ली जो है वो कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि इसके अनुसार तो केवल इतनी चीज है कि इसमें तो क्या मिलेगा, लिपिड, और इसमें क्या मिलेगा हमें, प्रोटीन। और इसके अनुसार क्या है, अर्ध चयनात्मक पारगम्य। तो क्या ऐसा होता है, ये तो होता है, लेकिन बात तो वहीं अटक रही है ना कि कोशिका झिल्ली जो है वो अर्ध ठोस होती है या नहीं होती, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो कोशिका झिल्ली की कोई प्रकृति नहीं बता पा रही है। और अगर प्रकृति नहीं मिल पाएगी तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कोशिका झिल्ली से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर जाती हैं और अंदर आती हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। नेक्स्ट जो मॉडल है, सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।